नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी संवैधानिक स्रोत की, उसके बाद संवैधानिक स्रोत और जो भी प्रावधान संविधान के लिए लिए गए उन पर, और उसके बाद हमने बात की संघ राज्य क्षेत्र पर, अनुच्छेद 1 भाग 1 पर, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 जो भाग 1 में है उन पर हमने बात की, राज्य पुनर्गठन पर बात की। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 2 नागरिकता पर। तो इससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ें। आज हम बात करेंगे नागरिकता भाग 2, संविधान का भाग 2। क्या चैप्टर है? नागरिकता। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 ये नागरिकता से संबंधित है। भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। यूएसए में दोहरी नागरिकता, यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत में कैसी है? एकल नागरिकता है जो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। यूएसए में दोहरी नागरिकता है। अब हम बात करेंगे भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ये अधिनियम हमें बताता है कि हमारे देश की नागरिकता किस किस प्रकार से ली जा सकती है। तो कौन कौन से प्रकार हैं? 5 प्रकार से हम नागरिकता, कोई भी व्यक्ति 5 प्रकार से भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। कैसे? जन्म से, दूसरा है वंशानुगत, तीसरा है पंजीकरण से, पंजीकरण, देशीकरण, जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण और देशीकरण तथा भूमि अर्जन द्वारा, भूमि अर्जन से। कौन कौन से 5 तरीके हैं? जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण और भूमि अर्जन। जन्म, अब हम सबसे पहले बात करेंगे जन्म से कि जन्म से कैसे मिलेगी। तो जन्म कब हुआ हो? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को या उससे पहले, या इससे पहले भारत में उसका जन्म हुआ हो तो वो उसको कहाँ की नागरिकता मिल जाएगी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसके लिए एक संशोधन किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986।
1986 का नागरिक संशोधन अधिनियम आया और इसमें कहा कि जन्म के समय माता या पिता का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। जन्म के समय माता या पिता का भारतीय नागरिक होना आवश्यक। अच्छा, एक चीज देखिए, जन्म से में क्या प्रॉब्लम आई। पहले नियम आया कि 26 जनवरी 1950 को या उससे पहले, मतलब संविधान लागू होने वाले दिन या उससे पहले अगर किसी ने भारत में जन्म लिया है तो वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसका दुरुपयोग होने लगा। कैसे? इसका दुरुपयोग ऐसे होने लगा कि कोई विदेशी भारत में आ जाता है, भारत में आकर बच्चा पैदा कर लेता है, तो क्या होगा कि उसका जन्म तो भारत में मान लिया जाएगा, या जो पाकिस्तानी थे या जो लोग पहले 1950 से पहले नहीं जा पाए थे उनके बच्चे यहाँ जन्म लिए, या जो विदेशी हैं वो यहाँ आए हुए थे उन्होंने यहाँ जन्म लिए, या इंग्लैंड के कुछ लोग रुके हुए थे उन्होंने यहाँ जन्म लिया, तो क्या वो भारतीय हो जाएंगे? इसी चीज से बचने के लिए एक नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया 1986 में। और इससे क्या हुआ, इसमें कहा गया कि जन्म के समय जब बच्चा भारत में जन्म लेगा उस समय माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, तभी जन्म से आपको नागरिकता मिल पाएगी, जन्म से उस व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी। आगे बात करते हैं वंशानुगत पर। वंशानुगत कैसे मिलेगी? जैसे भारत से बाहर 26 जनवरी 1950, या तो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद यदि कोई बच्चा जन्म लेता है कहाँ पे, भारत के बाहर, तो वो कैसे वंशानुगत रूप से कैसे उसे नागरिकता मिलेगी? यदि उसके माता या पिता भारतीय नागरिक हों। यदि भारत से बाहर बच्चे ने जन्म लिया है 26 जनवरी 1950 के बाद, लेकिन यदि उसके माता या पिता भारतीय हों तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 3 दिसंबर 2004 में एक नियम आया जिसमें कहा गया कि माता या पिता भारतीय नागरिक हैं, ठीक है, लेकिन ये बच्चा जो 26 जनवरी 1950 के बाद बाहर जन्मा है, विदेश में जन्म लिया है, तो इसके लिए भारतीय दूतावास में जन्म से 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण आवश्यक। क्या है? पंजीकरण आवश्यक है, या तो 1 वर्ष के भीतर या फिर सरकार ने कोई अवधि दी हो, सरकार ने कोई अवधि निर्धारित की हो, तो उसे वंशानुगत के आधार पर, वंश के आधार पर उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। समझ में आ रहा है आप लोगों के? क्या होगा, 26 जनवरी 1950 के बाद यदि कोई बच्चा भारत के बाहर जन्म लेता है तो उसे भारत में कैसे नागरिकता मिलेगी कि यदि उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो वो भारत का नागरिक हो सकता है, लेकिन
उसके बाद 3 दिसंबर 2004 को ये एक नियम बनाया गया कि अगर ऐसा कोई बच्चा विदेश में जन्म लेता है तो उसे भारतीय दूतावास जो उस देश में भारत का है वहां पे 1 साल के भीतर पंजीकरण कराना होगा। 1 साल के भीतर सामान्य नियम है, लेकिन सरकार इसकी अवधि कम ज्यादा भी कर सकती है। ये वंशानुगत हुआ। अब हम बात करेंगे पंजीकरण पर कि पंजीकरण से आप किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं। तो पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए क्या है, पंजीकरण पे बात करेंगे। क्या कर सकते हैं कि आवेदन तिथि से, जब इसका आवेदन कर रहे हैं, आवेदन तिथि से पूर्व कितने दिन से भारत में रह रहा हो, 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो। पहले यह अवधि 6 माह थी। पहले क्या था, ये अब जो 5 वर्ष करती गई है वो पहले कितनी थी, 6 महीने की। 6 महीने से कोई भारत में रह रहा हो, पर अब क्या है, 5 साल से भारत में रह रहा हो। दूसरा पंजीकरण कौन करा सकता है, भारत में जन्मा हो पर विदेश में रहता हो, विदेश में रहता हो, वह भी आवेदन कर सकता है। और विदेशी महिला जिसने भारतीय नागरिक से शादी की हो, कौन कौन तरीके से पंजीकरण करा सकता है, कौन कौन पंजीकरण करा के नागरिकता प्राप्त कर सकता है। एक तो वो जो आवेदन तिथि से पूर्व 5 साल से भारत में रह रहा हो, वो पंजीकरण करा सकता है। उसे पंजीकरण के थ्रू नागरिकता प्राप्त हो सकती है। पहले यह अवधि 6 माह थी, जो अब 5 वर्ष है। दूसरा कौन पंजीकरण करा सकता है, भारत में जन्मा हो पर विदेश में रहता हो। अभी विदेश में रह रहा है पर जन्म इसने भारत में ही लिया था, इस आधार पर भी ये भारत की नागरिकता के लिए पंजीकरण करा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि विदेशी महिला जिसने भारतीय नागरिक से शादी की हो, उसने भारतीय नागरिक से शादी कर ली है, वो भारत में रहना चाह रही है, तो वो भी पंजीकरण करा सकती है। आगे देशीकरण, चौथा है कि देशीकरण। देशीकरण में क्या है, कोई विदेशी व्यक्ति कैसे देशीकरण से कर सकता है, उसने अपने देश की नागरिकता त्याग दी हो, अपने देश की नागरिकता क्या कर दी हो, त्याग दी हो। कोई विदेशी व्यक्ति जिसने अपने देश की नागरिकता त्याग दी हो और कम से कम 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो। कोई भी विदेशी व्यक्ति जिसने अपने देश की नागरिकता त्याग दी हो, कम से कम 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। और क्या करेगा, देशीकरण के लिए उसे एक चीज और करनी पड़ेगी, संविधान में प्रदत्त भाषाओं में से किसी
एक भाषा का ज्ञान, कम से कम किसी एक भारतीय भाषा का ज्ञान, जो संविधान में 22 भाषा दी गई हैं उनमें से किसी एक भाषा का इसे ज्ञान भी अर्जित किया हो, इसने कम से कम 7 सालों से भारत में रह रहा हो और अपने देश की नागरिकता त्याग दी हो, तब हम मानेंगे कि देशीकरण से ये नागरिक बनने के योग्य हो गया है। भूमि अर्जन के लिए तो सीधी सीधी बात है कि भूमि अर्जन से कैसे मिलेगी कि कोई देश, कोई क्षेत्र, भारत कोई क्षेत्र ग्रहण करता है, भारत कोई क्षेत्र अर्जन करता है तो उस क्षेत्र के निवासी, स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे अगर भारत किसी क्षेत्र को, किसी भी भूभाग को भारत में मिला लेता है तो उस भूभाग के जो नागरिक हैं वो ऑटोमेटिक ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। ये तो कुछ नियम थे जिनके आधार पर जनसंख्या को ग्रहण किया जा सकता है। अब नागरिकता को ग्रहण किया जा सकता है। नागरिकता का अंत कैसे किया जा सकता है, नागरिकता से वंचित कैसे किया जा सकता है, उस पर भी बात कर लेते हैं। नागरिकता का अंत, किस किस प्रकार से नागरिकता का अंत हो जाएगा ये तो आपको भी पता होगा। जैसे किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, किसी अन्य देश की अगर नागरिकता ग्रहण कर लोगे तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। नागरिकता का परित्याग करने पर, तीसरा बिंदु है सरकार द्वारा वंचित कर देने पर, सरकार द्वारा वंचित कर देने पर। सरकार क्यों वंचित करेगी इस पर भी बात कर लेते हैं कि सरकार किसी भी व्यक्ति को नागरिकता से क्यों वंचित करेगी। इसके कुछ कारण होने चाहिए। पहला कारण है संविधान के प्रति अनिष्ठा, यानी कि जो संविधान का सम्मान नहीं करेगा, उसके प्रति अनिष्ठा करेगा, उसकी नागरिकता को सरकार समाप्त कर सकती है। दूसरा क्या कहेंगे, दूसरा कहेंगे अगर युद्ध हो रहा है, युद्ध में शत्रु का सहयोग करने पर भी नागरिकता छीन सकती है सरकार। अगर युद्ध में कोई व्यक्ति शत्रुओं का पक्ष ले रहा है तो उसके आधार पर भी नागरिकता को छीना जा सकता है, या गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर। जैसे नागरिकता प्राप्त की, उसका तरीका सही नहीं था, झूठे दस्तावेज लगाए या कुछ भी, पकड़े जाने पर भी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। दूसरा, कोई भारतीय स्त्री विदेशी नागरिक से विवाह कर ले तो उस स्त्री की नागरिकता समाप्त हो जाएगी और सरकार समाप्त कर सकती है। और जरूरी नहीं है कि समाप्त हो जाएगी, कर सकती है सरकार को अगर लगेगा। लगातार
7 वर्षों से विदेश में रहने पर इन आधारों पर सरकार नागरिकता से वंचित कर सकती है। आवश्यक नहीं है कि वंचित कर ही देगी, लेकिन वंचित कर सकती है। अब हम बात करेंगे जो आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक जो प्रावधान किए हैं सरकार ने, संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, अब हम उन पर बात करेंगे। आइए बात करते हैं आर्टिकल 5 पर। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा कब कब, अगर उसका अधिवास भारत में है या माता या पिता में से कोई भी एक भारत में जन्मा हो, भारत में जन्म लिया हो, माता या पिता में से किसी एक ने, या उस व्यक्ति का अधिवास यहाँ पर हो, या कम से कम 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो। कम से कम 5 वर्ष से भारत में रह रहा है। जो हम बता रहे थे जन्म से जो नागरिकता मिलने की बात है, उसमें भी 5 वर्ष का प्रावधान है। तो वही बात है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसका अधिवास भारत में हो, या उसके माता पिता में से किसी एक ने भारत में जन्म लिया हो, और वो कम से कम 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो। आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है कि आर्टिकल 6 का प्रावधान किसके लिए है? जो पाकिस्तान से भारत में लोग आए, जो पाकिस्तान से भारत आए, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, ये उनके बारे में बात करता है। ये क्या कहता है? किसी जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उन्हें किस प्रकार नागरिकता मिलेगी? तो वो स्वयं व्यक्ति या उसके माता पिता, पितामह, पितामही, मातामही, इनमें से कोई भी अविभाज्य भारत में जन्मा हो। अविभाज्य भारत में जन्मा। एक क्लॉज कहता है कि वो व्यक्ति जिसके माता पिता या पितामह पितामही, मातामह यानी कि दादी बाबा, नानी नाना, कोई भी अविभाज्य भारत में जन्मा हो, यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले भारत में जन्मा हो, तो वो भारत का नागरिक हो सकता है। आर्टिकल 6 कहता है। ये डेट याद रखना, 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में रह रहा हो। 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में रह रहा हो, या इसके बाद आया हो, या इसके बाद आया और पंजीकरण करवा लिया, पंजीकरण करवा लिया हो, ऐसा व्यक्ति भी भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। 1948 के बाद आया हो, लेकिन 26 जनवरी 1950 से तक आ चुका हो। कब तक?
26 जनवरी 1950 तक इसने पंजीकरण करवा लिया हो। 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में रह रहा हो तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। अगर उसके बाद आया है तो 26 जनवरी 1950 तक नागरिकता के लिए उसने पंजीकरण करवा लिया हो। मैंने कहा था ये डेट याद रखना, 19 जुलाई 1948। ये क्या है, इस डेट से पाकिस्तान और भारत आने जाने वालों के लिए इस डेट को क्या हुआ था, अनुमति पत्र की घोषणा हुई थी। अनुमति पत्र प्रणाली की शुरुआत हुई थी। कब से? 19 जुलाई 1948 से। ये हो गया आर्टिकल 6। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 7 पर। ये मिटा देते हैं। आर्टिकल 7 क्या कहता है? पाकिस्तान प्रवचन। पाकिस्तान प्रवचन से करने वाले जो पाक के क्षेत्र वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान चले गए, उनकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और जो भारत लौट के आ गए, जो भारत से पाकिस्तान चले गए, उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और जो पाकिस्तान से भारत लौटे, उन्हें कैसे नागरिकता मिलेगी? उन्हें मिलेगी आर्टिकल 6 के थ्रू। कैसे मिलेगी? आर्टिकल 6 के थ्रू, जैसा कि अभी हमने आर्टिकल 6 में आपको डिफाइन किया था। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 8 पर। आर्टिकल 8 कहता है कि भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनके नागरिकता के अधिकार की बात कौन करता है? आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है कि जो लोग स्वेच्छा से विदेशी नागरिक हो गए हैं, उनकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। स्वेच्छा से विदेशी नागरिक हो गए तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ऑटोमेटिक ही इनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है कि किसी नागरिकता की कोई भी विधि के जो उपबंध हैं, उसी को संसद के द्वारा होंगे। किसी भी नागरिकता की जो विधि के उपबंध हैं, उन्हीं के अधीन पर संसद विधि के अधीन क्या करेगी? विधि के अधीन निर्णय लेगी नागरिकता देने और लेने का, नागरिकता छीनने का और नागरिकता देने का विधि के अधीन काम करेगी। और आर्टिकल 11 जो नागरिकता का अंतिम अधिकार है, ये क्या करती है? ये संसद को नागरिकता पर विधि बनाने का
विधि बनाने का अधिकार देते हैं। ये था आपका भाग 2, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। ये संविधान के नागरिकता एक अलग से पूरा भाग है, भाग 2, और भाग 3 में आपके मूल अधिकार हैं। तो नागरिकता में मूल अधिकार पर बात करने से पहले हम एक टॉपिक पर और बात करेंगे, जिसमें दोहरी नागरिकता पर बात करेंगे। कैसे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, कैसे प्रवासियों को नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, प्रवासी भारतीय कितने प्रकार के होते हैं, इन सब पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।